के अंदर डायरेक्टर हैं मानविकी संस्थान के अंदर, और अनेकों पुस्तकें लिखी हैं और देश विदेशों में भी प्रोफेसर रहे। और प्रोफेसर होने के साथ साथ दलित साहित्य का जितना फैलाव इन्होंने किया है, पाठ्यक्रमों के माध्यम से इग्नू के पाठ्यक्रम इन्होंने रखा। और सबसे बड़ी बात है, इनके पिताजी पटना के आईजी रहे और इनके जो गीतकार शैलेंद्र, जो फिल्मों के गीत सुनते हो आज भी उनके गीत कमर है, उनके पोते हैं ये। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे आए और आज के इस फंक्शन के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। शामिल। नमो बुद्धाय, जय हिंद। करुणा के सागर तथागत गौतम, इस देश के बहुजनों के उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज मैं इस स्थान पर आकर अपने को धन्य समझता हूँ, क्योंकि यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह डॉक्टर कुसुम योगी जी के कारण संभव हुआ। आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हूँ। भारतीय दलित साहित्य मंच और समता सैनिक दल के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और मैं आज डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह जी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं यहाँ हूँ और मुझे तो यह एहसास ही नहीं था कि मैं कितनी बड़ी हस्ती के साथ यहाँ बैठा हूँ। दरअसल जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका तात्पर्य इस देश के बहुजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72 वर्ष की उम्र हमारे समाज के उस लोक गीतकार, जन जागरण के लिए प्रसिद्ध कवि और इस देश में बहुजनों के आंदोलन को आगे ले जाने का जो महती कार्य कर रहे हैं, मैं उनको आज इस उनके 72वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आश्चर्य है, मुझे तो आश्चर्य है कि आज हम इस दौर में, वैज्ञानिक दौर में, अपने शरीर से लाचार हो जाते हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन 72 वर्ष की उम्र में इस देश के लोगों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए, जिनका ये देश है, ये धरती है, आकाश है, ये पशु पक्षी हैं, ये नदी नाले, ये हमारे लोगों के लिए, ये हमारा देश है और जिस पर बाहर के लोगों ने आकर कब्जा किया हुआ है, ये हमें समझना होगा। और इस समझने के लिए जिस रूप में, जिस परंपरा को, जिस मानवतावादी परंपरा को कवि महेंद्र पाल जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे अपने 2 गीतों के माध्यम से, वो बहुत ही गूढ़, बहुत ही इस धरती के मिट्टी से जुड़ी हुई बात कह रहे थे। वो हमारी संस्कृति का असली रूप प्रस्तुत कर रहे थे और दुनिया में इस देश के हम मूल निवासियों की जो संस्कृति रही है उसको सामने रख रहे थे। अभी योगी जी ने जिक्र किया गीतकार शैलेंद्र की, और मुझे लगता है कि सिनेमा से जुड़े हुए ही नहीं, हर व्यक्ति, वो भी एक लोक कवि थे जिन्होंने जीवन के फलसफा को, जीवन के दर्शन को अपने गीतों में उतारा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और इसी चीज़ को व्याख्यात कर रहे थे डॉक्टर महेंद्र पाल जी यहाँ पर। चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और बड़ी गहराई से और उस विश्वविद्यालय में हूँ जो मुझे लगता है कि हम अपने समाज के लिए और इस देश के बहुजनों के लिए जानना जरूरी है
क्योंकि हम अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को, अपने आने वाले भविष्य को जब तक नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हमारी यही स्थिति रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इस देश के बहुजनों के लिए की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव, मैं इस बात को लगातार पिछले 25 वर्षों से अपनी छोटी बड़ी सभाओं में अपने लोगों के सामने बताता रहा, समझाता रहा कि यह विश्वविद्यालय हमारे लिए बनाई गई है, इस देश के उन लोगों के लिए जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची थी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी बात को शायद बहुत दूर तक लोगों ने नहीं समझा, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में एक बहुत ही संकट की स्थिति हम बहुजनों के सामने उपस्थित हो गई है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति को समझते हैं, या यूं ही समाज में जो अपनी स्थिति को जानते हैं, उनके लिए 2014 से एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया हमारे सामने। तथागत गौतम, कबीर, रैदास, महात्मा फुले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब को फलीभूत करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए मान्यवर काशीराम जी। और उन्होंने बाबा साहेब को हमारे सामने, आज जो कुछ भी हम बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहेब को जानते हैं। अगर किसी ने हमें उन तक पहुंचाया है तो मान्यवर काशीराम जी ने पहुंचाया। इसे हमें समझना पड़ेगा। और यही नहीं, किसी भी देश के, किसी भी जनता के लिए अगर आपकी राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं है तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। आपका धर्म, आपका समाज, आपका सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि आपकी कोई शक्ति नहीं है। और इस कार्य को मान्यवर जी ने कम करके दिखाया था। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजनों की सरकार बनाकर उन्होंने यह हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था कि हम इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश में हमारी सत्ता होनी चाहिए, तभी हमारा उत्थान हो सकता है। वरना जो आप देख रहे हैं अभी, हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति का गुणगान करते हैं। और आपने देखा बहुत बड़े बड़े विद्वान, पीएचडी किए हुए, दर्जनों पीएचडी किए हुए लोग भी वो बात नहीं कह सकते हैं जो मान्यवर डॉक्टर महेंद्र पाल जी आप हमारे सामने रख रहे हैं, क्योंकि जीवन की वास्तविकता को, जीवन के दर्शन को वो समझा रहे थे। और हमारा बहुजन, इस देश का बहुजन, जिसका ये देश है, जिसकी ये धरती है, मिट्टी है, आकाश है, ये पशु पक्षी है, नदी नाले, ये हमारे हैं, लेकिन हमसे छीन लिया गया है। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो गहरी समझ है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो हमारे लोग जानते हैं, समझते हैं। डॉक्टर महेंद्र पाल जी आज अपनी कविता के माध्यम से साथ में बैठे संगीत दे रहे, जो उसके साथ जो तराने को जोड़ रहे थे, वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के आगे एक तरंग उत्पन्न कर रहा होगा। मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे लोग अगर अनपढ़ भी है ना, तो हमारी संस्कृति उससे जुड़ी हुई है, इस देश की मिट्टी की संस्कृति जुड़ी हुई है। और हम मानवतावादी लगातार निरंतर सदियों से इस परंपरा को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे पे जुल्म हो रहे हैं। और वर्तमान समय में तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया हमारे सामने, जिसे हमें समझना होगा। और इसके लिए मान्यवर जी ने बाबा साहेब की फिलॉसफी को, बाबा साहेब की चिंतन को, बाबा साहेब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया, उसको फलीभूत करने के लिए जो तरीका बताया, वो हमें अपनाना पड़ेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। आज बहुत अच्छा लगता है, देश के कोने कोने ही नहीं, विदेशों में भी जय भीम का नारा गूंज रहा है। लेकिन केवल जय भीम का नारा
लगाने से हमारा काम नहीं बनने वाला है। मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि हमें लगता होगा अब सोशल मीडिया के माध्यम से, आज तो वर्तमान में जो मीडिया है वो तो हमारा है ही नहीं, ना पहले था, ना आज वर्तमान में है, ना आगे रहेगा। लेकिन यही मीडिया, जिस मीडिया के द्वारा अभी महेंद्र पाल जी हम तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, हमारी संस्कृति को समझा रहे थे, उसे हमें गुनना होगा, समझना होगा। और इसके लिए जो बहुजन कौम के बारे में जो बात मान्यवर जी ने की थी, मैं समझता हूँ यहाँ सारे विद्वान, लेखक और जहाँ तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, उन्होंने बहुजन कौम निर्माण की बात कही थी। और 2014 में हमें ऐसा लगा था कि हम बहुजन कौम बनाने की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन 2014 से लगातार निरंतर बहुजन कौम की जो धारणा थी वो घटती चली जा रही है। ये राजनीतिक बात है, यह और चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि आज हम बहुत ही एक उत्सव मना रहे हैं ऐसे कवि की जो इस उम्र में मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस उम्र में हमें जगाने का काम कर रहे हैं। उनके एक एक शब्द, उनकी आवाज़ हम तक पहुंचनी चाहिए और उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, न कि केवल हम आनंद उठाकर चले जाएं। और यही हमें आगे बहुजन कौम बनाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और ये बहुजन कौम की जो बात मान्यवर जी ने की थी, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मुझे लगता है कि हमारे जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जहाँ तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, ये बात नोट कर लें कि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मान्यवर जी की चर्चा को भुलाया जा रहा है। यहाँ पर भी मैंने देखा शायद 1 या 2 बार ही मान्यवर जी का नाम लिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि कवि महेंद्र पाल जी उनके कार्यक्रमों में जगाने का काम करते थे। हमें ये मानना पड़ेगा, मैं एक विश्वविद्यालय की, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में मैं हूँ, मुझे गर्व है अपने पर कि मैं अपने समाज का हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा आह्वान कि हमें मान्यवर जी की चर्चा करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। उन्होंने इस देश के संसद के अंदर जो दहाड़ थी उनकी, और जनता के बीच जो दहाड़ थी, वो संसद में दहाड़ते थे कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम जनता के बीच जाएंगे। और उन्हें एहसास था कि हमारी जनता जाग रही है, और उन्हें पूरा विश्वास था। निश्चित रूप से हम बहुत हद तक जागे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुनः सोने की प्रक्रिया में है हम, और इसके लिए शायद हमारे लोग ही दोषी हैं। एक बात बीच में कही गई थी, बहुत सारे लोगों ने अम्बेडकरी दुकान लगा ली है, अम्बेडकरी दुकान लगाकर अम्बेडकरी दुकानदार बन गए हैं, और यही हमारे लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, सबसे भयानक स्थिति है, हमारी गुलामी की ओर ले जाने की। और मुझे लगता है कि शायद हमारे लोगों का भी एहसास नहीं हो रहा है कि 2014 से हमारे लिए गुलामी शुरू हो गई। आपको जो नौकरी में हैं, चाहे जो अच्छे पदों पे भी होंगे, उनको ये ज़रूर एहसास हो रहा है या हो रहा होगा कि अब लगता है शायद आगे हमें यह प्रगति का दौर देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि जिस विचारधारा सदियों से हमें गुलाम बनाया हुआ है, वो विचारधारा पूर्ण रूप से इस देश में हावी है, उनकी सत्ता पे पकड़ है, उनके हर जगह पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। उन्होंने इस देश में सदियों से जो मंदिर स्थापित किए वो इनके किले थे। आज मैं अपने समाज के किले के पास बैठा हूँ। ये प्रांगण, ये बुद्ध विहार, ये हमारे किले हैं, और इन किलों से निश्चित रूप से हम आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और मुझे लगता है कि जो हमारा देश है, हम बहुजनों का देश है, उसकी फतह उसी समय करेंगे। तो निरंतर जो ये परंपरा हमारी चलती आई है, जिसे मान्यवर जी ने प्रैक्टिकल रूप दिया था, प्रायोगिक रूप दिया था, आपको क्यों ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमारी बनी थी वो हमारे जागने का नतीजा था? और ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि इस देश के बहुजनों के लिए एकमात्र अगर पार्टी है तो बहुजन पार्टी है, और बहुजन पार्टी से आपका अस्तित्व है। अगर आपका एक वोट भी दूसरे पार्टियों को जाता है, इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है, आप कहीं के नहीं रहते हैं। आप चाहे किसी पार्टी को वोट दें, मैं यहाँ दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपका अस्तित्व ने, जिस दिन आप सदियों से, जिस दिन से इस देश में स्वतंत्रता मिली और जिस दिन से हम भारतीयों की सरकार बनी है, हमारा वोट, जिस दिन हम किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, कम्युनिस्टों की पार्टियां हो और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हो, कहीं भी आप अपना वोट ज़ाया करते हैं, जिस समय आप वोट दूसरे पार्टियों को देते हैं उस समय आपका वजूद खत्म हो जाता है, आप मृत प्राय हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी कोई ताकत नहीं रह जाती है, आपकी बात पहुंचाने वाला कोई नहीं रह जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यहाँ इस आज के दिन बहुत ही शुभ घड़ी में, बहुत ही उत्सव के माहौल में इस गंभीर विषय को, इस गंभीर बात को समझना जरूरी है और हमें खड़े होना होगा हमारी अपनी सरकार, अपनी सत्ता के लिए, क्योंकि ये देश हमारा है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, ये देश हमारा, ये धरती हमारी, ये मिट्टी हमारी, ये पशु पक्षी हमारे हैं, ये पेड़ पौधे हमारे हैं, ये हमें एहसास करना होगा। और इस पर सत्ता बाहर के लोगों ने किए रखी है, बाहर के लोगों ने हम पर शासन किया है और शासन कर रहे हैं, इसको हमें समझना होगा, निश्चित रूप से हमें समझना होगा। वरना आप जो समझ रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया था, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत ही साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उसे समाप्त किया जा रहा है और इसे हमें समझना होगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये ना सोचें कि वर्तमान में हम बच गए, लेकिन हमें यह जरूर समझना होगा अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से मुक्ति के लिए। देखो, हम गुलाम तो हो गए, हमारी पीढ़ियां गुलाम रहीं, लेकिन गुलामी का एहसास बाबा साहब ने, मान्यवर जी ने हमें दिखा दिया। और आज अगर आपको यह नहीं समझना होगा, आपको ये बात अपने हृदय के अंदर रखना होगा कि एकमात्र अगर हमारी नेता हैं तो बहन मायावती जी हैं, और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमें कार्य करना होगा। और इसके लिए इस बात को, जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक वोट भी अगर हम कहीं ज़ाया करते हैं तो हमारा वोट बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। और जहाँ कहीं एक वोट अगर आप देते हैं बीएसपी को, जो हमारी एकमात्र पार्टी है, तो आपका अस्तित्व बना रहता है, और वो अस्तित्व राष्ट्रीय रूप में हमारे सामने आता है, न कि लोकल रूप में। तो हमें लोकल नहीं समझना है, राष्ट्रीय समझना है। जो इस देश पर शासन कर रहे हैं वो इस देश की सत्ता के लिए लोकल की बात नहीं करते हैं, हम दिल्ली की बात नहीं करते हैं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, हमें पूरे देश की बात करने की जरूरत है। जो शासन कर रहे हैं इस देश के लोग, वो लोकल नहीं सोचते हैं, उनके सामने पूरा देश होता है। लेकिन हम सदियों से हमारी जो सोचने की प्रवृत्ति रही है वो लोकल रही है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर सोचना होगा और सामाजिक नहीं, पॉलिटिकल हमें सोचना होगा। हमारा हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि हमें राजनीति करनी है, और राजनीति करने के लिए हमें रास्ता दिखा दिया बाबा साहब ने, हमें बहुत बड़ा आधार दे दिया है। संविधान के तहत हम सारे अधिकार दिए हैं, शिक्षा के तहत सारे जो जागरण की बातें हैं वो हमें समझा दिया है उन्होंने, और मान्यवर जी ने उसे हमें फलीभूत कर दिया, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल करना। अगर आटा है आपके सामने लेकिन उसे रोटी बनाना है, तो उस रोटी बनाने की प्रक्रिया को मान्यवर जी ने हमें समझा दिया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि
मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अपने गीतों के माध्यम से जो फिलॉसफी को, जो संस्कृति को, वही फिलॉसफी गीतकार शैलेंद्र ने हमें दिया, वही फिलॉसफी हमारी रही है। हम सब की, हम चाहे कितने गरीब रहे हो, हमें खाने का नहीं मिला हो, लेकिन हमने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, हम लोगों के लिए, और यही शक्ति हमें आगे ले जाएगी। लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से हमें राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी। राजनीतिक सत्ता हासिल होगी तभी हम बहुत कुछ आगे ले जाएंगे। हमारा धर्म होगा, हमारा समाज बचेगा। क्योंकि एक उदाहरण के बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं हमारे लोग जागृति के बातें बता रहे हैं। उसमें कुबलाई खान का नाम मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। कुबलाई खान एक बहुत बड़े शासक हुए मंगोलिया और उत्तर पृथ्वी के उस क्षेत्र में। और कुबलाई खान के नाम से आप जानते होंगे कि शायद वो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने जब सत्ता स्थापित की तो उन्होंने पूरे एशिया में और पूरे उत्तर क्षेत्रों में उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काम किया और बहुत दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्होंने। इन चीज़ों को हमें समझना हो, और वह इसलिए कर सके, मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ छोटी सी बात कह के, इसलिए वो कर सके तो उनकी सत्ता थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के मर्म को समझा था। हम सभी बौद्ध धर्म के मर्म को समझते हैं, इसलिए ये प्रांगण यहाँ पर है, इसलिए छोटे छोटे बुद्ध विहार हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारी ये सत्ता नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस निवेदन के साथ, इस आग्रह के साथ आज पुनः मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सभी को बधाई। जय भीम।